प्यारे बच्चों, आज हम 3 मार्च 2025 को संपन्न हुए इंटरमीडिएट गणित प्रश्न पत्र संकेतांक 324 आईजेड को हल करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए। तो अब हम देखते हैं संकेतांक 324 आईजेड प्रश्न पत्र के देख रहे पहले प्रश्न को। इसमें देख रहे पहला प्रश्न दिया है। पहले प्रश्न में देख रहे दिया हुआ है, पहले प्रश्न में कह रहा सभी खंड कीजिए, प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देख रहे हैं पहले के का नंबर में किस बिंदु पर वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x तथा रेखा y बराबर x प्लस 3 की ढाल बराबर होगी। तो देख रहे बिंदु हमको निकालना है। तो देख रहे बिंदु हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 के का को। देख रहे वक्र का समीकरण दिया है वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई स्क्वायर बराबर 4x, ये वक्र का समीकरण है। और इसमें कह रहा इस वक्र का किस बिंदु पर रेखा की ढाल के बराबर होगा, जबकि देख रहे रेखा का समीकरण है y बराबर x प्लस 3। आप देख रहे यदि वक्र का हम x के सापेक्ष अवकलन कर लें तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देख रहे वाई स्क्वायर का 2i इंटू वाई का करेंगे dy अपान dx इक्वल टू देख रहे 4 अचर है, x का अवकल गुणांक 1 होगा। इस प्रकार से यदि हम dy अपान dx बराबर निकालें तो देख रहे dy अपान dx बराबर मिल जाएगा 4/2y। सरल करेंगे तो देख रहे 2 दुनाई 4, इस प्रकार से बराबर 2/y के मिलेगा। और यदि हम रेखा की प्रवणता निकालें तो देख रहे रेखा y बराबर x प्लस 3, इसका जब हम x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालेंगे तो देख रहे y का dy अपान dx, x का 1 मिल जाएगा और 3 देख रहे अकेला अचर है 0 के बराबर। इस प्रकार से बराबर 1 के दोनों dy अपान dx को यदि हम बराबर कर लें तो देख रहे पहले dy अपान dx वक्र में मिला है 2/y, 2/y बराबर 1 के करेंगे तो देख रहे y बराबर 2 मिल जाता है, पक्षांतर करेंगे 2 बराबर y या कहें y बराबर 2। अब इस y के मान को यदि हम वक्र के समीकरण में रख दें, ये मान लीजिए वक्र का समीकरण, इसका नंबर हम 1 दे देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर देखें समीकरण 1 में यदि हम y का मान रखें तो देख रहे y बराबर 2 मिला है, समीकरण 1 में रख देंगे y का स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर बराबर 4 गुणे x। देख रहे 2 का स्क्वायर 4 मिलता है और इस 4 को यदि पक्षांतर कर लें तो देख रहे 2 का स्क्वायर 4/4 बराबर x, काट देंगे 4 एकम 4। इस प्रकार से देख रहे x बराबर 1 आता है वह बिंदु, देख रहे बिंदु मिल जाएगा जिस बिंदु पर वक्र का ढाल रेखा की ढाल के बराबर होगा। देख रहे हैं भुज x का मान 1 और कोटि y का मान 2 मिला है तो बिंदु 1 2 होगा। 1 2 अगर हम देखें तो बिंदु 1 2 आप देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया हुआ है। इस प्रकार से पहले के का नंबर में विकल्प ए बिंदु 1 2 सही है। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न में दिया है क्या यदि सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप सदिश 5i कैप माइनस लेमडा जी कैप प्लस 2k कैप पर लंबवत है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। देख रहे 2 सदिश दिए हैं और दोनों तेरा लंबवत हैं तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 के खा को। प्रश्न नंबर 1 का खा देख रहे पहला सदिश दिया है 2i, मान लीजिए इसको वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और देख रहे वेक्टर v बराबर दिया है 5i कैप माइनस लेमडा j कैप प्लस 2k कैप और दोनों के लंबवत हैं, पहले सदिश दूसरे सदिश पर लंबवत है। चूंकि दिया है चूंकि वेक्टर ए वेक्टर b पर लंब है इसलिए लंब होने का प्रतिबंध होगा। देख रहे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, जहां a1 वेक्टर ए से i का गुणांक होगा, b1 वेक्टर j से j का गुणांक और c1 वेक्टर ए से वेक्टर k का गुणांक होगा। इसी प्रकार a2 b2 c2 मिल जाएंगे। देख रहे हैं इन मानों को यदि हम रख दें, a1 का मान देख रहे हैं 2 दिया है तो 2 गुणे a2 का मान देख रहे हैं 5 है प्लस b1 3 है इंटू b2 का मान माइनस लेमडा है प्लस c1 4 है c2 2 है बराबर 0। देख रहे हैं इसको सरल करेंगे 5 दुनाई 10 माइनस देख रहे हैं प्लस माइनस माइनस 3 लेमडा प्लस 4 दुनाई 8 बराबर 0।
देखें 10 प्लस 8 18, -3 लैम्डा पक्षांतर करेंगे +3 लैम्डा के रूप में जाएगा। तो इस प्रकार से 18/3 बराबर लैम्डा, तो देख रहे हैं 3 18, तो इस प्रकार से लैम्डा बराबर 6, लैम्डा बराबर 6। और देखें तो लैम्डा बराबर 6 हमारा विकल्प नंबर, देखिए लैम्डा बराबर 6 विकल्प नंबर डी पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं इसमें विकल्प नंबर डी पर 6 दिया है। तो इस प्रकार से खा नंबर का विकल्प डी सही है, लैम्डा का मान 6 के बराबर होगा। इसके बाद हम देखते हैं गा नंबर को। गा नंबर में देखने दिया है क्या यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तथा ए स्क्वायर बराबर ए, तो a प्लस आई का होल क्यूब -7a होगा। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 के गा में यदि देखें, ए कह रहा है एक वर्ग आव्यूह है। प्रश्न नंबर 1 का गा देख रहे हैं 1 के गा में दिया है ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर ए दिया है, और a प्लस आई का होल क्यूब, a प्लस आई का होल क्यूब -7a, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो देख रहे दी हुई कंडीशन से अगर इसको हम a प्लस बी के होल क्यूब से तोड़ें तो देख रहे यही बराबर मिल जाएगा a क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर आई प्लस 3 a आई स्क्वायर -7a देख रहे दिया है। अब इसको यदि हम सरल करते हैं, देख रहे ए क्यूब को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, आई क्यूब इक्वल टू आई के होगा। और देख रहे ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया है, तो ए स्क्वायर के स्थान पर हम ए लिख सकते हैं 3ai प्लस 3a, आई स्क्वायर बराबर आई के होता है -7a। देखिए यहाँ पर हमने मानों का जो प्रयोग किया है, ए स्क्वायर बराबर ए ये तो दिया हुआ है, और आई क्यूब इक्वल टू आई के मिलेगा। और देख रहे हैं एक मान हमने आई स्क्वायर इक्वल टू आई के होगा, इनका प्रयोग किया है। आप सरल करते हैं, ए स्क्वायर बराबर देख रहे हैं दिया है ए स्क्वायर के स्थान पर ए लिख देंगे ए इंटू ए प्लस आई प्लस ए आई इक्वल टू ए के होता है 3a मिल जाएगा, क्योंकि ए आई इक्वल टू ए और आई का गुणनफल ए के ही बराबर मिलेगा, प्लस फिर देख रहे हैं 3ai, तो ये भी हमारा 3a के इक्वल मिलेगा -7a, ए इंटू ए देख रहे हैं ए स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर प्लस आई, और देख रहे हैं 3a जोड़ेंगे 6a के बराबर मिल जाएगा -7a। आप देख रहे हैं ए स्क्वायर बराबर ए, चूंकि प्रश्न में दिया है ए स्क्वायर की जगह ए लिखेंगे, तो देख रहे हैं ए प्लस आई प्लस 6a -7a, देख रहे हैं ए प्लस 6a जोड़ेंगे 7a के बराबर मिल जाएगा 7a प्लस आई -7a। देखिए 7a प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो यही बराबर आई के मिल जाता है। और आई यदि हम देखें तो आई देख रहे हैं विकल्प नंबर आई हमारा ये विकल्प नंबर डी पर दिया हुआ है, तो इस प्रकार से गा नंबर का विकल्प डी आई सही है। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगले प्रश्न में हमारा दिया हुआ है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 का घा। देख रहे घा में क्या इंटीग्रेशन काश स्क्वायर एक्स डीएक्स का मान होगा। हमको काश स्क्वायर एक्स का समाकलन देखना है क्या होता है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 के घा को। देखिए प्रश्न नंबर 1 के घा में हमारा प्रश्न है इंटीग्रेशन काश स्क्वायर एक्स डीएक्स। प्रश्न नंबर 1 का घा इंटीग्रेशन काश स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसका मान बताना है क्या होगा। आप देख रहे हैं काश स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन होगा नहीं, इसको हम पहले चेंज करेंगे। हमारे पास फार्मूला है काश 2x बराबर होता है 2 काश स्क्वायर एक्स -1। देख रहे हैं इस फार्मूले से अगर हम काश स्क्वायर एक्स का मान निकालें 1 पक्षांतर करेंगे प्लस में आएगा, तो 1 प्लस काश 2x, और देख रहे हैं अब 2 इधर लाएंगे बटे में मिल जाएगा, तो ये बराबर हमारा काश स्क्वायर एक्स का मान होगा। तो ये मान को यदि हम रख लें और उसके बाद समाकलन करें तो फिर आसानी से हो जाएगा। 1/2 देख रहे हैं बाहर कर लेते हैं, तो 1 प्लस काश 2x dx। आप देख रहे हैं समाकलन करेंगे 1/2 अचर है 1/2, इसके बाद 1 का समाकलन चूंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं x मिल जाएगा, और काश 2x का समाकलन साइन 2x/2 प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। आप देख लेते हैं किस विकल्प में ऐसा दिया है। तो देख रहे हैं विकल्प ए -1/4, तो देख रहे हैं 1/2 जो बाहर संख्या थी इसका नंबर 1 अंदर गुना कर लेंगे। पहले 1/2 का यदि हम अंदर गुना कर दें तो देख रहे हैं 1/2x प्लस 1/4 साइन 2x प्लस कांस्टेंट c, तो देख रहे हैं दोनों पद प्लस में हैं, और 1/2x प्लस 1/4 साइन 2x यदि देखें, देखिए पहला निगेटिव हट जाएगा, दूसरा निगेटिव ये भी हटेगा। c देख रहे हैं
cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की बात किया है। और चौथे विकल्प में आप देख रहे हैं 1/4 साइन 2x प्लस 1/2 x प्लस सी। तो देख रहे हैं हमारा चौथा विकल्प ही टैली करता है 1/2x। आप देख रहे हैं चौथे में 1/2x ये हमारा मध्य में दिया है x/2 प्लस 1/4 साइन 2x प्लस सी। इस प्रकार से घा का विकल्प डी सही है। इसके बाद अंगा नंबर यदि देखें, देखिए अंगा नंबर में दिया है क्या फलन इफ सच दैट r टू r f x इक्वल टू 3x फार r x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित है तो फलन f होगा। देखिए इस प्रश्न को आपने कई बार सिद्ध किया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। तो ये फलन हमारा एकेकी और आच्छादक है, एकेकी भी है और आच्छादक भी है। अब अगर हम विकल्प देखें क्या एकेकी नहीं, देखने गलत है चूंकि एकेकी है ये। बी कह रहा आच्छादक नहीं, ये भी गलत है। सी कह रहा आच्छादक, हम जानते हैं कि एकेकी और आच्छादक है तो विकल्प सी में देख रहे हैं आच्छादक लिखा है, इसका मतलब विकल्प सी हमारा सही है। डी देख लेते हैं पहले, तेरा बहु एकेकी, देख रहे बहु एकेकी नहीं, ये केवल एकेकी है, आच्छादक है, तो इसमें हमारा विकल्प नंबर सी सही होगा। क्योंकि दिया हुआ फलन एकेकी और आच्छादक है, आच्छादक का विकल्प मिलता है। ए कह रहा एकेकी नहीं जबकि एकेकी है, बी कह रहा आच्छादक नहीं जबकि आच्छादक है, सी कह रहा आच्छादक है। तो देख रहे हैं आच्छादक है, एकेकी भी है, लेकिन ऐसा कोई विकल्प नहीं है, तो इसलिए इसमें हमारा विकल्प नंबर सी सही है। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा सभी खंड कीजिए जिसमें 2 का नंबर है। कह रहा यदि y बराबर a प्लस बी ई की पावर x है तो सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0, जहां कह रहा a तथा b अचर हैं। तो देख रहे ये मान दिए हैं और इनको हमको y बराबर कह रहा है a प्लस बी ई की पावर x है तो हमको सिद्ध करना है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0, जहां कह रहा a और b अचर हैं। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 के का को। तो देख रहे प्रश्न नंबर 2 का देख रहे दिया है y बराबर, देख रहे प्रश्न में दिया है y बराबर a प्लस बी इंटू ई की पावर x। इसकी सहायता से हमको सिद्ध करना है, देख रहे डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0। तो ये हमको सिद्ध करके लाना है जहां कह रहा ए और बी अचर हैं। तो सबसे पहले इस दिए हुए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे y का dy अपान dx। देख रहे a अकेला अचर है 0 हो जाएगा प्लस b इंटू ई की पावर x का अवकल गुणांक e की पावर x ही होगा। इस प्रकार से देख रहे हैं dy अपान dx बराबर मिल जाता है b इंटू ई की पावर x। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 2 है। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो यही मान मिल जाएगा डी वाई अपान डी एक्स का। देख रहे हैं डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर b अचर है इंटू ई की घात x का अवकल गुणांक e की घात x ही होगा। आप देख रहे हैं बी ई एक्स ये हमारा समीकरण 2 में है, तो समीकरण 2 से हम बी ई एक्स का यदि मान रख दें और ये बराबर देख रहे हैं डी वाई अपान डी एक्स है, इसके स्थान पर हम डी वाई अपान डी एक्स लिख लेंगे। तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई अपान डी एक्स। देख रहे हैं समीकरण 2 से मान रखने पर, ये हमने समीकरण 2 से मान रख लिया। समीकरण 2 से मान रखने पर आप देख रहे हैं डी वाई अपान डी एक्स को यदि पक्षांतर कर दें तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0। देख रहे यही हमको इसमें सिद्ध करके लाना था। प्रूव्ड, देखिए बढ़िया प्रश्न था। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2 के खा को। देखिए प्रश्न नंबर 2 के खा में दिया है क्या अवकल समीकरण डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान वाई स्क्वायर प्लस 1 को हल कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2 के खा को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 के खा में दिया है अवकल समीकरण है डी वाई अपान डी एक्स। देख रहे हैं डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान वाई स्क्वायर प्लस 1। इस अवकल समीकरण को हमको हल करना है। तो इसके लिए हम जानते हैं यदि x वाले पदों को एक तरफ कर ले और y वाले पदों को दूसरी तरफ, तो देख रहे यही फलन हमारा इस प्रकार बन जाएगा। देख रहे वाई स्क्वायर प्लस 1 को हम पक्षांतर करेंगे, भाग में है, पक्षांतर करने में गुणा में मिलेगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई
बराबर देख रहे dx पक्षांतर करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 dx। अब इसके बाद दोनों ओर का समाकलन कर लिया जाए। दोनों ओर का समाकलन करने पर देख रहे हैं, दोनों ओर का समाकलन करने पर दोनों ओर का समाकलन करते हैं। इंटीग्रेशन y स्क्वायर प्लस 1 dy इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 1 dx। आप देख रहे हैं दोनों ओर का समाकलन करेंगे, y स्क्वायर का समाकलन मिल जाएगा, देख रहे हैं घात में एक जोड़ेंगे और वही हमारा बटे में मिल जाएगा, प्लस एक का समाकलन चूंकि y के सापेक्ष कर रहे हैं तो y मिल जाएगा, बराबर x स्क्वायर का समाकलन देख रहे हैं x की घात 3 बटे 3 माइनस 1 का समाकलन चूंकि देख रहे हैं x के सापेक्ष है तो x मिल जाएगा, प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं यदि इन पदों को हम एक और कर लें तो देख रहे हैं x क्यूब वाई क्यूब अपान 3 माइनस x क्यूब अपान 3 प्लस वाई प्लस x बराबर c। इस प्रकार से देख रहे हैं ये इन दोनों पदों को हम एक साथ कर लेते हैं, बटे 3 कॉमन कर लेंगे, 1 बटे 3 वाई क्यूब माइनस x क्यूब प्लस x प्लस वाई बराबर कांस्टेंट c। तो ये दिए हुए अवकल समीकरण का हल होगा। तो ये हमारी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 2 का गा। देख रहे हैं 2 के गा में क्या दर्शाइए कि fx बराबर मॉड x के सभी मानों पर संतत है। देख रहे हैं हमारा प्रश्न है दर्शाइए कि fx बराबर मॉड x क्या x के सभी मानों पर संतत है। तो ये हमको सिद्ध कर देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 के गा में दिया है। प्रश्न नंबर 2 का गा फलन है fx बराबर मॉड x, fx इक्वल टू मॉड x और x के सभी मानों पर संतत है, ये हमको सिद्ध करना है। तो देख रहे हैं fx बराबर मॉड x को यदि हम लिखें तो देख रहे हैं fx बराबर मॉड x हमारा दो कंडीशनों में आएगा। मॉड x बराबर x होता है यदि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और मॉड x बराबर माइनस x के होता है यदि x इज लेस देन 0। तो देख रहे हैं ग्रेटर देन 0 के लिए एक बहुपद है और बहुपद आप जानते हैं अगर एक रैखिक बहुपद दिया है तो वो प्रत्येक मान के लिए सदैव सतत होगा। और दूसरी कंडीशन लेस देन 0 के लिए भी देख रहे हैं एक बहुपद दिया है तो प्रत्येक बहुपद x के सभी मानों के लिए संतत होते हैं। अब हमको x इक्वल टू 0 पर केवल यदि जांच कर लेते हैं क्योंकि 0 से बड़े सभी मानों के लिए संतत होगा और 0 से छोटे सभी मानों के लिए भी संतत होगा। हमको केवल x बराबर 0 पर यदि संतत मिल जाता है तो फिर यह दिया हुआ फलन x के सभी मानों के लिए संतत होगा। यहां पर हम केवल 0 की जांच करेंगे। x बराबर 0 पर देख रहे हैं x बराबर यदि 0 पर हम निकालें तो देख रहे हैं सबसे पहले तो फलन की वैल्यू निकालेंगे f0। देख रहे हैं 0 के बराबर में पहले फलन का प्रयोग करेंगे fx बराबर x, तो ऐसे f0 बराबर 0 के मिल जाएगा। अब यदि हम राइट हैंड लिमिट का मान निकालें तो देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट इक्वल टू मिल जाएगी लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिख सकते हैं। देख रहे हैं यही हमारा मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f0 प्लस h अर्थात 0 से बड़ा। तो 0 से बड़े के लिए देख रहे हैं पहले फलन का प्रयोग होगा तो हमारा यही मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। देख रहे हैं x है तो 0 प्लस h लिमिट अप्लाई करेंगे, h के स्थान पर 0 रखेंगे तो देख रहे हैं बराबर 0 के मिल जाएगा। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू मिल जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस fx। तो इसी को हम लिख सकते हैं यही बराबर मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f0 माइनस h अर्थात 0 से छोटा। तो 0 से छोटा के लिए देख रहे हैं इस दूसरे फलन का प्रयोग करेंगे तो यही हमारा बराबर मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। देख रहे हैं माइनस x है और दिए हुए फलन के स्थान पर माइनस x के स्थान पर देख रहे हैं 0 माइनस h। तो इस प्रकार से देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और प्लस h लिमिट अप्लाई करेंगे तो h टेंडिंग्स टू 0 है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं फलन की वैल्यू 0, राइट हैंड लिमिट 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 0 प्राप्त होता है क्योंकि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फलन की वैल्यू तीनों मान समान हैं, जो कि यह दर्शाता है कि दिया हुआ फलन x के सभी मानों के लिए संतत है। अतः fx बराबर मॉड x, fx बराबर मॉड x x के सभी मानों के लिए
संतत है, यही हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 के घ में दिया है प्रायिकता का। देख रहे हैं बढ़िया सवाल है। क्या दो दी गई घटनाएं ए तथा बी ऐसी हैं कि देख रहे हैं पी ए 1/2, पी बी 1/4, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/8, तब कह रहा पी ए नहीं और बी नहीं को ज्ञात कीजिए। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 के घ को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 के घ में दिया है, प्रश्न नंबर 2 का घ है क्या दो दी हुई घटनाएं। प्रश्न नंबर 2 का घ देख रहे इसमें मान दिया है पी ए, घटना ए की प्रायिकता पी ए बराबर है 1/2, घटना बी की प्रायिकता पी बी बराबर 1/4 है, और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर देख रहे दिया है 1/8। हमको ज्ञात करना है पी ए नहीं और बी नहीं, पी क्या ए नहीं और बी नहीं, ये हमको इसमें ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं पी ए पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी दिए हैं। हम सबसे पहले पी ए यूनियन बी निकालेंगे। इसके लिए फार्मूला है पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इस फार्मूले में मान रख देंगे। पी ए का मान देख रहे हैं 1/2 दिया है, प्लस पी बी का मान 1/4 है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी देख रहे हैं 1/8 के बराबर है। सरल करते हैं तो लासा लेंगे, देख रहे हैं 8 मिल जाएगा। 2 चौको 8 प्लस 4 दुनाई 8, 2 एकम 2 माइनस 8 एकम 8। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 4 + 2 6, 6 - 1 5/8 पी ए यूनियन बी का मान मिलता है। हमको ज्ञात करना है पी ए नहीं और बी नहीं। देख रहे हैं इससे तात्पर्य है पी ए नहीं और पी बी नहीं, पी ए नहीं और बी नहीं। देखिए ए नहीं से तात्पर्य है ए डैश और बी नहीं से तात्पर्य है बी डैश। तो इसको हम लिख सकते हैं पी ए डैश और का मतलब इंटरसेक्शन बी डैश, ये मान हमको ज्ञात करना है। हम जानते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होता है ए यूनियन बी का होल डैश। तो इसको हम लिख सकते हैं यही बराबर देख रहे हैं मिल जाएगा पी ए यूनियन बी का होल डैश, और यही बराबर होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। आप पी ए यूनियन बी देख रहे हैं हम ज्ञात कर चुके हैं 5/8, इसका मान रख देंगे। तो 1 - 5/8 देख रहे हैं हल करेंगे 8, 8 - 5, 8 से 5 घटाएंगे तो देख रहे हैं 8 - 5, तो देख रहे हैं 8 से 5 घटाने पर यही बराबर हमारा 3/8 के मिल जाएगा। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। कह सकते हैं पी ए नहीं और बी नहीं बराबर 3/8। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 के घ का आंसर होगा। देख रहे हैं ये इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं अंगा नंबर में दिया है कह रहा यदि ए समुच्चय ए में देख रहे हैं 2 अवयव 1 2 और बी में 3 4 5, तो ए से बी में संबंधों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2 के अंगा पार्ट को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 के अंगा में दिया है, प्रश्न नंबर 2 का अंगा देख रहे हैं समुच्चय ए जिसमें अवयव 1, 2 और दूसरा समुच्चय बी जिसके अवयव देख रहे दिए हैं 3 4 5, 3, 4, 5। हमको ए से बी में संबंधों की कुल संख्या ज्ञात करना है। ए से बी में संबंधों की कुल संख्या के लिए हमारा फार्मूला होता है, अर्थात यदि ए में यम अवयव तथा बी में यन अवयव हों तो ए से बी में संबंधों की संख्या बराबर फार्मूला है, संबंधों की संख्या बराबर होती है 2 की घात यम इंटू यन। इस फार्मूले के अनुसार देखें तो फिर ए से बी में आता है, दिए हुए प्रश्न के अनुसार देखेंगे तो ए से बी में संबंधों की संख्या बराबर मिल जाएगी 2 की घात m का मान देख रहे हैं समुच्चय ए में 2 अवयव हैं तो 2 गुणे समुच्चय बी में देख रहे हैं 3 अवयव हैं
तो 2 गुणे 3, इसको आप सरल कर सकते हैं तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा 2 की घात देख रहे हैं 3 दुनाई 6। तो इस प्रकार से ए से बी में संबंधों की संख्या, ए से बी में संबंधों की संख्या बराबर 2 की घात 6, जिसका मान देख रहे हैं 64 के बराबर होता है, 64 भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की संख्या बराबर 2 की घात 64, 2 की घात 6, जिसका मान 64 के बराबर होगा। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे प्रश्न को। आप देख रहे हैं तीसरे प्रश्न में दिया है, देख रहे हैं हमारा तीसरा प्रश्न है, देख रहे हैं तीसरे प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 3 में कह रहा सभी खंड कीजिए, जिसमें का नंबर है, कह रहा यदि y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा तो सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई अपान डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस वाई। तो ये हमको इसमें सिद्ध करना है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 में दिया है, प्रश्न नंबर 3 का 3 के का में देख रहे हैं दिया है y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा। तो हमको सिद्ध करना है इसमें डी स्क्वायर वाई अपान डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस वाई। तो ये हमको इसमें सिद्ध करके लाना है। तो देख रहे हैं इस दिए हुए समीकरण को मान लेते हैं पहला समीकरण। अब इसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डीवाई अपान डी थीटा बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं ए अचर है, कास थीटा का अवकल गुणांक माइनस साइन थीटा प्लस बी अचर है, साइन थीटा का अवकल गुणांक कॉस थीटा। इस प्रकार से देख रहे हैं डीवाई अपान डी थीटा बराबर मिल जाता है डीवाई अपान डी थीटा बराबर माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। देख रहे हैं इसका पुनः यदि हम थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लें, पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए पुनः आप थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपान डी थीटा का मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस ए देख रहे हैं अचर है, साइन थीटा का अवकल गुणांक कॉस थीटा प्लस बी अचर है, कॉस थीटा का अवकल गुणांक माइनस साइन थीटा। आप देख रहे हैं दोनों से यदि माइनस चिन्ह को हम कॉमन कर लें, माइनस कॉमन करेंगे तो देख रहे हैं ए कॉस थीटा माइनस कॉमन करने के पश्चात ए कॉस थीटा देख रहे हैं माइनस कॉमन मिल गया तो प्लस हो जाएगा प्लस बी साइन थीटा। तो देख रहे हैं माइनस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। यही देख रहे हैं हमारा ये समीकरण 1 दिया है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर वाई। तो समीकरण 1 से इसके स्थान पर हम वाई रख देते हैं। तो देख रहे हैं डी स्क्वायर वाई अपान डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर जो है इस समीकरण 1 से y के बराबर है और देख रहे हैं यही इसमें हमको सिद्ध करना था डी स्क्वायर वाई अपान डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस वाई। तो इस प्रकार से देख रहे हैं बड़ी ही आसानी से प्रश्न को सिद्ध कर लेते हैं और बढ़िया प्रश्न है, देख रहे हैं आसान भी है और 2 अंक में पूछा गया है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं ये y हमने समीकरण 1 से मान रखा है तो आगे आप लिख देंगे समीकरण 1 से। तो देख रहे हैं ये हमारा दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा, अर्थात जो हमको प्रश्न में सिद्ध करना था तो हम सिद्ध कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 के खा में दिया है, प्रश्न नंबर 3 का खा है क्या बिंदु 3, -2, -5 से गुजरने वाली तथा सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखें एक बिंदु से गुजरने वाली और दूसरे सदिश के समांतर रेखा का समीकरण हमको कार्तीय रूप में ज्ञात करना है। इसके लिए हमारा एक फार्मूला है। देखते हैं प्रश्न नंबर 3 के खा को। प्रश्न नंबर 3 का खा देखिए यहां पर दिया है बिंदु है 3, -2, -5 देख रहे हैं इस बिंदु से गुजरने वाली और दूसरा सदिश दिया है। सदिश देख रहे हैं वेक्टर ए चाहे तो मान लें वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो एक बिंदु से होकर जाने वाली और दूसरे सदिश के समांतर रेखा का समीकरण हमको कार्तीय रूप में ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं इसके लिए फार्मूला है बिंदु a1, b1, c1 से जाने वाली
और सदिश वेक्टर a1i प्लस वेक्टर v1j प्लस वेक्टर c1k के समांतर रेखा का समीकरण के समांतर रेखा का समीकरण देखिए कार्तीय रूप में यदि लिखा जाए तो x माइनस ए अपान a1 इक्वल टू y माइनस बी अपान b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान, तो देख रहे हैं यहां पर एक बिंदु हमने ए बी सी लिया है, तो ऐसी स्थिति में z माइनस सी अपान z माइनस c1 कह सकते हैं। और यदि यहां पर नाम x1 y1 z1 लें तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 उस स्थिति में आप लिखेंगे। तो देखिए फार्मूला हमारा ज्यादातर बुकों में उसी रूप में दिया है x1 y1 z1, लेकिन यदि बिंदु को आपने यहाँ a b c लिख लिया है तो फिर इसके अनुसार x माइनस ए अपान a1 y माइनस बी अपान b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान या z माइनस सी अपान, देख रहे हैं ये हमारा c1 यहाँ मिलेगा। आप देख रहे हैं इस फार्मूले में हम मान रख देते हैं x माइनस ए, देख रहे हैं a का मान 3 है, x माइनस 3 बटे और देख रहे हैं 3i, तो यहाँ पर a1 का मान देख रहे हैं 3 के बराबर है बराबर y माइनस बी का मान देख रहे हैं माइनस 2 है बटे b1 देख रहे हैं j का गुणांक होगा 2 है बराबर z माइनस देख रहे हैं c और ये हमारा माइनस 5 दिया है बटे c1 देख रहे हैं k का गुणांक माइनस 2 है। अब इसी को हम सरल कर लेंगे तो देख रहे हैं x माइनस 3 बटे 3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y प्लस 2 बटे 2 बराबर फिर देख रहे हैं z माइनस माइनस प्लस बन जाएगा z प्लस 5 बटे माइनस 2। तो ये कार्तीय रूप में अभीष्ट समीकरण होगा जो कि एक बिंदु से होकर जाने वाले और दूसरे सदिश के समांतर रेखा का समीकरण होगा। अतः बिंदु 3 कामा माइनस 2 कामा माइनस 5 से जाने वाले और सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में, देखिए कार्तीय रूप में यही समीकरण हमारा मिल जाएगा x माइनस 3 बटे 3 बराबर y प्लस 2 बटे 2 बराबर z प्लस 5 बटे माइनस 2। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का अभीष्ट आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं अगला प्रश्न हमारा दिया है तीसरे का, देख रहे हैं गा नंबर, क्या अवकल समीकरण dy अपान dx बराबर e की पावर x cos x को हल कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3 के गा को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 के गा में दिया है, प्रश्न नंबर 3 का गा अवकल समीकरण है dy अपान dx बराबर e की घात x cos x। देख रहे हैं इसको कह रहा हल कीजिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम dx को पक्षांतर कर लेते हैं। तो देख रहे हैं dy बराबर मिल जाएगा e की घात x cos x dx। अब हम दोनों ओर समाकलन कर लेंगे, दोनों ओर का समाकलन करने पर देख रहे दोनों ओर का समाकलन करेंगे तो यही हमारा मिल जाएगा इंटीग्रेशन, देख रहे dy कोई संख्या ना होने का मतलब 1 हो जाएगी बराबर इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड में देख रहे 2 फलन है तो इसमें हम खंडशः समाकलन का फार्मूला लगाएंगे। तो देख रहे हैं 1 का समाकलन y मिल जाएगा, तो y बराबर आप राइट हैंड साइड में खंडशः समाकलन का फार्मूला प्रयुक्त करेंगे। तो देख रहे हैं इसके लिए आप देख रहे हैं पहला फलन e की घात x इंटू दूसरे का समाकलन, तो देख रहे हैं इसको हम अलग करके फिर यहीं पर मान रख देंगे। तो देख रहे हैं यार लिख लेते हैं e की घात x cos x का समाकलन करेंगे sin x माइनस पहले का अवकल गुणांक। देख रहे हैं पहले का यदि आप अवकल गुणांक देखें तो e की घात x का अवकल गुणांक e की घात x ही होगा, दूसरे का समाकलन cos x का समाकलन sin x dx, देखें फिर पूरे का समाकलन होता है। अब इसके बाद यदि इसको हम और सरल करते हैं तो y बराबर e की घात x sin x। आप देख रहे हैं यहाँ पर फिर हमारे 2 फलन हैं,
पुनः खंडशः का फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूले के अनुसार देख रहे हैं पहला फलन दूसरे का समाकलन, साइन एक्स का समाकलन करेंगे, देख रहे हैं माइनस cos एक्स माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकल गुणांक, तो पहला अर्थात e की घात x का अवकल गुणांक e की घात x ही होगा। साइन एक्स का समाकलन करेंगे माइनस cos एक्स dx। आप देख रहे हैं इसको और सरल करके लिखते हैं तो यही बराबर मिल जाएगा y बराबर e की घात x साइन एक्स। आप देख रहे हैं इस फलन में माइनस माइनस का गुणा किए प्लस बन जाएगा e की घात x cos x। फिर देख रहे हैं माइनस माइनस माइनस, तीन माइनस हैं तो ये हमारा देख रहे हैं बराबर मिल जाएगा प्लस के, देख रहे हैं माइनस यहां आया माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो देख रहे हैं माइनस इंटीग्रेशन e की घात x cos x dx, और देख रहे हैं e की घात x cos x dx। तो यही बराबर हम देख रहे हैं यहां पर दिया हुआ फलन है e की घात x cos x बराबर दिए हुए फलन में देख रहे हैं dy पान dx का मान है। देख रहे हैं यहां पर यदि आप देखेंगे तो यहां पर हमारा इंटीग्रेशन e की पावर x cos x dx यही बराबर इंटीग्रेशन 1 dy जिसका मान y के बराबर मिला है, तो ये हमारा y के बराबर होगा। तो इसके स्थान पर हम यदि यहां पर मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और समीकरण 1 से इसका मान रख दें तो देख रहे हैं ये हमारा बराबर y के होगा, क्योंकि देख रहे हैं हल करने पर 1 का समाकलन y मिला है, तो ये समीकरण 1 से यदि हम इसका मान रख लें तो यही बराबर देख रहे हैं मिल जाएगा y बराबर इन दोनों फलनों से e की घात x कॉमन कर सकते हैं साइन एक्स प्लस cos x माइनस y। समीकरण 1 से ही हमने मान रख दिया, समीकरण 1 से आप देख रहे हैं माइनस y को यदि पक्षांतर कर लें, माइनस में है पक्षांतर करेंगे प्लस में मिलेगा y प्लस y बराबर e की घात x इंटू साइन एक्स प्लस cos x। आप देख रहे हैं y प्लस y 2y, तो 2y इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस cos x, या y इक्वल टू लिखेंगे 2 पक्षांतर कर लेंगे 1/2 e की घात x साइन एक्स प्लस cos x। देख रहे हैं यही इस दिए हुए अवकल समीकरण का हल होगा, तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यदि हम अगले प्रश्न को देखें, देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 3 का घा। 3 के घा में देख रहे दिया है, कह रहा है यदि वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी सदिश हैं और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का तेरा मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2 के घा पार्ट को। देख रहे प्रश्न नंबर 2 की घा में दिया है वेक्टर ए बी सी तेरा 3 सदिश हैं। प्रश्न नंबर 2 का प्रश्न नंबर 3 का देख रहे घा भाग दिया है 3 सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये 3 सदिश हैं। देख रहे 3 सदिश दिए हैं और साथ ही इनकी एक कंडीशन दी है कि वेक्टर ए, चूंकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, इसकी सहायता से हमको ये मान ज्ञात करना है कि यदि इसमें हम दोनों ओर का वर्ग कर लें या कहें सेल्फ प्रोडक्ट करें, तो दोनों ओर का वर्ग करने पर दोनों ओर का वर्ग करने पर देख रहे दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर बराबर देख रहे 0 का स्क्वायर 0 ही मिलेगा। अब होल स्क्वायर यदि तोड़ें तो वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस वेक्टर सी स्क्वायर प्लस 2, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 2, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस 2, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर 0। इसके बाद देख रहे हैं हम फार्मूला जानते हैं, वेक्टर का स्क्वायर बराबर उसके मापांक का स्क्वायर होता है, तो इसी को लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस देख रहे तीनों पदों से 2 को यदि हम कॉमन कर लें तो 2 कॉमन कर लेंगे तो मिल जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 0। आप देख रहे हैं तीनों पदों को यदि हम पक्षांतर कर लेते हैं तो यहां देख रहे हैं फार्मूला लगा है सदिश का वर्ग बराबर मापांक का वर्ग, सदिश का वर्ग बराबर होता है मापांक का वर्ग। आप देख रहे हैं इनको पक्षांतर कर लेंगे तो पक्षांतर करने पर 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर देख रहे हैं तीनों प्लस में है तीनों माइनस में जाएंगे माइनस
मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर सी का स्क्वायर। आप देख रहे हैं इस दो को यदि पक्षांतर कर दें तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर -1/2। देख रहे हैं मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर सी का स्क्वायर। तो देख रहे हैं ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का मान होगा और यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं यही इसमें हमको ज्ञात करना था। इसके बाद हम देखते हैं, देख रहे हैं ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 4 में। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 में दिया है, देख रहे हैं प्रश्न 4 कह रहा सभी खंड कीजिए, जिसमें का भाग में दिया है कह रहा यदि R1 तथा R2 समुच्चय ए में दो तुल्यता संबंध हैं तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी ए में एक तुल्यता संबंध है। तो यहां पर देख रहे दिया है R1 और R2 कह रहा समुच्चय ए में दो तुल्यता संबंध हैं, तो हमको सिद्ध करना है R1 इंटरसेक्शन R2 भी कह रहा एक तुल्यता संबंध होगा। ये हमको इसमें सिद्ध करना है। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 के का को। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 का इस पर दिया है R1 तथा R2 समुच्चय ए में दो तुल्यता संबंध हैं। देख रहे हैं ये कंडीशन दी है R1 तथा R2 समुच्चय ए में दो तुल्यता संबंध हैं, तो हमको सिद्ध करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी तुल्यता संबंध होगा। इसके लिए देख रहे हैं हम हल करते हैं। चूंकि दिया है कि R1 और R2 समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है और कोई भी तुल्यता संबंध है तो इसका मतलब वो स्वतुल्य, संक्रमक और सममित तीनों होगा। क्योंकि R1 तथा R2 तुल्यता संबंध है, समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है, इसलिए दोनों अर्थात R1 और R2, इसलिए R1 और R2 स्वतुल्य, सममित और संक्रमक होंगे। क्योंकि तुल्यता है, तुल्यता हम जानते हैं तभी होते हैं जब ये तीनों संबंध की शर्तों को पूर्ण करते हैं। अब इनकी सहायता से हमको R1 इंटरसेक्शन R2 को तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम उसको स्वतुल्य सिद्ध करेंगे। मान लेते हैं माना A बिलोंग्स टू A के लिए, क्योंकि देख रहे हैं समुच्चय ए की बात कहाँ है, तो हम मान लेते हैं कि ए समुच्चय ए का कोई एक अवयव है। तो ऐसी स्थिति में ए बिलोंग्स टू R1, चूंकि R1 तुल्यता संबंध दिया है, तथा ए बिलोंग्स टू R2। दिस इंप्लाइज, देख रहे हैं ए R1 का भी अवयव है, R2 का भी अवयव है, इसलिए ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, जो कि सिद्ध करता है कि R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य संबंध हैं। इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य संबंध है। अब इसके बाद हम सममित संबंध को सिद्ध करेंगे। माना A, B बिलोंग्स टू A। दिस इंप्लाइज, आप देख रहे हैं ए बी बिलोंग्स टू ए मानकर चलते हैं, तथा ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ये हम मानकर चलेंगे। और बी ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 यदि आ जाता है तो फिर सिद्ध हो जाएगा कि यह सममित संबंध है। तो देखते हैं ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ये दर्शाता है कि ए बी बिलोंग्स टू R1 तथा ए बी बिलोंग्स टू R2। आप देख रहे हैं ए बी R1 का अवयव है और ए बी R2 का भी अवयव है। चूंकि R1 और R2 सममित संबंध है, इसलिए बी ए बिलोंग्स टू R1 तथा बी ए बिलोंग्स टू R2,
क्यों? क्योंकि R1 R2 सममित संबंध दिए हैं, तुल्यता है, तो हम जानते हैं कि स्वतुल्य भी होंगे, सममित भी होंगे और संक्रमक भी होंगे। चूंकि R1 और R2 सममित सममित हैं, इसलिए हम ऐसी कंडीशन लिख लेंगे। आप देख रहे हैं BA बिलोंग्स टू R1 तथा BA बिलोंग्स टू R2, ये दर्शाता है कि BA बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अतः या इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 सममित संबंध है, सममित संबंध है। अब हम संक्रमक की जांच करेंगे। संक्रमक के लिए जानते हैं 3 अवयव लेना होगा। तो मान लेते हैं, माना A, B, माना A, देखें माना A, B, C बिलोंग्स टू A। अब यहां पर चूंकि R1 और R2 ये हमारे तुल्यता संबंध दिए हैं, तो स्वाभाविक है कि स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है। तो इसमें हम पहली 2 कंडीशन लेकर चलेंगे कि माना A, B बिलोंग्स टू R1, माना AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 तथा BC बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। देखिए AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 तथा BC बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। आप देख रहे हैं यदि यही संबंध A और C के साथ मिल जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि ये दिया हुआ संबंध तुल्यता संबंध है। तो देख रहे हैं इसके लिए चूंकि कंडीशन है AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 तथा BC बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। आप देख रहे हैं दोनों को यदि हम अलग कर लें, AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 का मतलब है AB R1 का भी एलिमेंट है और R2 का भी एलिमेंट है। तो यही हमारा मिल जाएगा A, B बिलोंग्स टू R1 और A, B बिलोंग्स टू R2 तथा देख रहे BC में यही सेम कंडीशन आप पाएंगे, BC B, C बिलोंग्स टू R1 और B, C बिलोंग्स टू R2। आप देख रहे हैं R1 वाले पदों को यदि हम एक साथ कर लें, यदि यहां पर हम R1 वाले पदों को एक साथ कर लेते हैं तो देख रहे हैं AB बिलोंग्स टू R1 तथा BC बिलोंग्स टू R1। देख रहे हैं A, B बिलोंग्स टू R1 तथा B, C बिलोंग्स टू R1। देख रहे हैं हमने R1 को एक साथ कर लिया तथा अब ये R2 वाले पदों को एक साथ कर लेंगे। देख रहे हैं AB बिलोंग्स टू R2, A, B बिलोंग्स टू R2 तथा B, C देख रहे हैं बिलोंग्स टू R2। अब चूंकि R1 और R2 आप देख रहे हैं R1 और R2 ये तुल्यता संबंध दिए हैं, R1 और R2 ये दोनों तुल्यता संबंध दिए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ये तुल्यता संबंध है तो स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है, अर्थात AB बिलोंग्स टू R1 तथा BC बिलोंग्स टू R1। इससे मिल जाएगा AC बिलोंग्स टू R1। तो इससे आप लिख सकते हैं, देख रहे इससे मिल जाएगा AB बिलोंग्स टू R1 तथा BC बिलोंग्स टू R1। चूंकि R1 स्वतुल्य संबंध है इसलिए AC बिलोंग्स टू A, C बिलोंग्स टू R1। इसी प्रकार देख रहे हैं AB बिलोंग्स टू R2 और BC बिलोंग्स टू R2, इसलिए AC बिलोंग्स टू A, C बिलोंग्स टू R2। चूंकि ये कंडीशन हमारी इसलिए मिली क्योंकि R1 तथा R2 संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है, ये दिया हुआ है। आप देख रहे हैं AC बिलोंग्स टू R1 तथा AC बिलोंग्स टू R2। दिस इंप्लाइज AC बिलोंग्स टू लिख सकते हैं R1 इंटरसेक्शन R2। चूंकि देख रहे हैं हम AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 तथा BC बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 लेकर चले थे और पहले का तीसरे से संबंध मिल जाता है। इससे सिद्ध होता है कि यह संबंध तुल्यता, यह संबंध संक्रमक संबंध है। इसलिए चूंकि आपने देखा AB A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 तथा B, C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। दिस इंप्लाइज, इससे प्राप्त हो गया A, C अर्थात पहले का तीसरे से संबंध वही संबंध मिल जाता है जो कि सिद्ध करता है कि यह एक तुल्यता संबंध है। अतः यह संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है। चूंकि हमने इसको स्वतुल्य सिद्ध किया, सममित सिद्ध किया, संक्रमक सिद्ध किया,
आता है या तुल्यता संबंध है, क्योंकि R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य, सममित और संक्रमक है, इसलिए यह तुल्यता संबंध है। इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 तुल्यता संबंध है। देखिए यही इसमें हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न दिया है, देखिए अगले प्रश्न चौथे के खा में इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 sin स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। हमको sin स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 का खा, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 के खा में दिया है, प्रश्न 4 का खा, प्रश्न 4 का खा देख रहे हैं प्रश्न में दिया है इंटीग्रेशन -π/2 से देख रहे हैं +π/2 ये लिमिट है, और sin स्क्वायर एक्स dx ये हमारा फलन है और इसका मान ज्ञात करना है। तो यहां पर देख रहे हैं x के स्थान पर यदि हम -x रखते हैं तो sin स्क्वायर -x इक्वल टू बनेगा, क्योंकि sin -x तो -sin x होगा, लेकिन स्क्वायर लगा है तो ये प्लस बन जाएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं ये हमारा एक समफलन है। तो समफलन की स्थिति में यदि हम प्रगुण नंबर 5 का प्रयोग करें, इसके अनुसार इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से π/2, और ये हमारा 2 मिल जाएगा, 2 sin स्क्वायर एक्स dx। क्योंकि देख रहे हैं इसमें हम इस प्रगुण का प्रयोग करेंगे, हमारा प्रगुण है इंटीग्रेशन -a2 + a fx dx बराबर होता है, देख रहे हैं ये दो भागों में विभक्त हो जाता है। पहला 2 0 to a fx dx, ये उस कंडीशन में जब fx समफलन हो, अर्थात कह सकते हैं जब f - x बराबर fx के मिले, और यही बराबर 0 के होता है उस कंडीशन में जब fx विषम फलन हो, अर्थात f - x बराबर -fx के हो। तो देखिए यहाँ पर इस पहले प्रगुण का प्रयोग हुआ है 2 0 से π/2 sin स्क्वायर एक्स dx। अब इसके बाद इसमें हम सीधे प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग कर लेते हैं और इसको मान लेते हैं i के बराबर। देख रहे हैं i बराबर है, इसको समीकरण 1 डाल लें। अब इसके बाद इसमें हम प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करेंगे, तो देख रहे हैं प्रगुण नंबर 4 के अनुसार बन जाएगा i बराबर 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin स्क्वायर π/2 - x dx। तो ये हमारा प्रगुण नंबर 4 से मिल जाएगा। प्रगुण 4 हम जानते हैं इंटीग्रेशन 0 to a fx dx बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 to a fa - x dx। देख रहे हैं इस प्रगुण का हमने प्रयोग किया है। आप sin π/2 - x जानते हैं cos x होता है, तो यही बराबर मिल जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। आप देख रहे हैं पहले और दूसरे, यदि इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ लें, समीकरण 1 + 2, देख रहे हैं दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देख रहे हैं i + i मिलकर के 2i इक्वल टू, देख रहे हैं राइट हैंड साइड में 2 कॉमन है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx। देख रहे हैं दोनों ओर से कैंसिल कर सकते हैं, तो इस प्रकार से i बराबर मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2। देख रहे हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान 1 होता है, 1 का समाकलन कर लेंगे, चूंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x मिल जाएगा, और लिमिट देख रहे हैं 0 से π/2। इस प्रकार से लिमिट अप्लाई करेंगे तो देख रहे हैं i बराबर π/2 - 0, अर्थात i बराबर π/2। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा, हमारा ये इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है गा नंबर, क्या एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देख रहे दिया है एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देख रहे इस प्रश्न में प्रश्न नंबर 4 का गा, देख रहे प्रश्न 4 का गा, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो यदि लड़का b बराबर संकेत दें लड़का होने की घटना, लड़का होने की घटना, और g को लड़की होने की घटना यदि हम लिखें लड़की
होने की घटना या कहें लड़के को बी से और लड़की को जी से प्रदर्शित करें, तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं प्रतिदर्श समष्टि इस बराबर बनेगी। देख रहे हैं चूंकि दो लड़के दो बच्चे होने में दोनों लड़का हो सकते हैं, पहला भी लड़का दूसरा भी लड़का, या पहला लड़का दूसरी लड़की, या देख रहे हैं पहले लड़की बाद में लड़का, या दोनों लड़कियां हो सकती हैं। तो प्रतिदर्श समष्टि में देख रहे हैं 4 अवयव बनेंगे। देख रहे हैं यहां बी लड़का के लिए हम प्रतीक लिख रहे हैं, होने की घटना बल्कि ना कह के बी लड़का का प्रतीक यदि लिखें, लड़का का प्रतीक या संकेत कहें, और जी लड़की के लिए प्रतीक लिखें, तो इसके अनुसार देख रहे हैं ये 4 प्रतिदर्श समष्टि के अवयव बनेंगे। आप देख रहे हैं इसमें हमको ज्ञात करना है, ये हमको ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो इसको घटना हम मान लेते हैं। जो हमको ज्ञात करना है क्या दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो इसको हम घटना E1 मान लेते हैं। माना E1 बराबर दोनों बच्चों के, देख रहे दिया है दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो माना E1 बराबर दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना, और E2 मान लेते हैं। E2 देख रहे जो हमको पहले से ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। E2 बराबर दोनों बच्चों में से कम से कम एक लड़का होने की घटना। आप देख रहे हैं यदि E1 का मान लिखें तो E1 बराबर मिल जाएगा, देखिए E1 हमने माना है दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना, दोनों बच्चों के लड़का होने का देख रहे हैं एक ही ढंग है बी, और E2 देख रहे हैं दोनों बच्चों में कह रहा कम से कम एक लड़का, तो कम से कम एक लड़का में हमारी 3 कंडीशन आ जाएंगी, दोनों लड़कियों वाला हट जाएगा, तो बी जी या जी, तो ये देख रहे 3 एलिमेंट मिलेंगे। अब यदि हम E1 इंटरसेक्शन E2 का मान निकालें, देख रहे हैं E1 इंटरसेक्शन E2 दोनों में कॉमन देख रहे हैं बी, एक ही अवयव मिल जाएगा। अब घटना क्योंकि हमको ज्ञात करना है दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना की प्रायिकता, जबकि ये पहले से ज्ञात है कि कम से कम एक लड़का है, तो हमको ज्ञात करना है इसमें जो हमको मान निकालना है P E1 अपान E2, ये ज्ञात करना है। और P E1 अपान E2 इक्वल टू जानते हैं P E1 इंटरसेक्शन E2 बटे P E2। तो देख रहे हैं इन 2 कंडीशनों में हम प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। देख रहे हैं P E2 का मान यदि लिखें तो P E2 बराबर मिलेगा, देख रहे हैं P E2 में कुल ढंग देख रहे हैं P E2 में देख रहे हैं 3 है, तो अनुकूल ढंगों की संख्या 3, जबकि कुल देख रहे हैं 4 हैं। P E2 बराबर 3/4। P E1 इंटरसेक्शन E2 यदि निकालें, देख रहे हैं P E1 इंटरसेक्शन E2 में एक ही एलिमेंट है 1/P, देख रहे हैं यश का मान 4 है तो ये 1/4 मिलेगी। इन दोनों का मान रख देते हैं तो 1/4 बटे देख रहे हैं 3/4, तो देख रहे हैं बटे 4 कैंसिल कर देंगे तो P E1 अपान E2 इक्वल टू मिल जाएगा P E1 अपान E2 इक्वल टू 1/3। ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है क्या अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें fx बराबर x² - 4x + 6 से प्रदत्त फलन फर्स्ट कह रहा वर्धमान है और सेकंड ह्रासमान है। तो देखते हैं इस अंतिम प्रश्न को। देख रहे ये हमारा अंतिम प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 4 का घ। देख रहे अंतराल ज्ञात करना है जिसमें फलन fx बराबर दिया है। देख रहे फलन की कंडीशन दी है, देख रहे फलन है क्या अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें fx बराबर x² - 4x + 6 से क्या प्रदत्त फलन फर्स्ट कंडीशन में वर्धमान के लिए अंतराल निकालना है और दूसरी कंडीशन ह्रासमान के लिए हमको अंतराल ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं इन 2 कंडीशनों में हमको अंतराल ज्ञात करना है। इसके लिए पहले हम इसका अवकलन कर लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। f डैश x इक्वल टू x² का अवकल गुणांक 2x - 4 इंटू x का 1, 6 देख रहे हैं अकेला चर है 0 मिल जाएगा, तो 2x - 4। आप देख रहे हैं यदि f डैश x को हम 0 के बराबर करते हैं, देख रहे हैं इसमें पहली कंडीशन हमको वर्धमान के लिए ज्ञात करना है, तो यदि वर्धमान है
देखिए वर्धमान में एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो ऐसी कंडीशन में एफ डैश एक्स का मान देख रहे हैं 2x माइनस 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 या x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4/2, 2 दुनाई 4, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, अर्थात ये हमारा मिल जाएगा x के 2 के बराबर या 2 से बड़े मानों के लिए ये वर्धमान फलन होगा। और सेकंड कंडीशन यदि हम ह्रास मान के लिए देखें तो देख रहे हैं यदि ह्रास मान है ह्रास मान में पाएंगे एफ डैश एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0, तो ऐसी कंडीशन में देख रहे हैं एफ डैश एक्स का मान लिखते हैं तो 2x माइनस 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 0 या 2x इज लेस देन आर इक्वल टू 4 या x इज लेस देन आर इक्वल टू 4/2, तो 2। इस प्रकार से देख रहे हैं जो हमारा अंतराल मिलता है वर्धमान के लिए देख रहे हैं 2 से बड़ा या 2 के बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 से लेकर के देख रहे हैं ये इन्फिनिटी तक का मान मिलेगा और ह्रास मान में माइनस इन्फिनिटी से देख रहे हैं 2 की कंडीशन में प्राप्त होगा, तो ये हमारा अभीष्ट अंतराल होगा। तो वर्धमान में देख रहे हैं वर्धमान का जो अंतराल मिला वर्धमान में 2 से इन्फिनिटी और ह्रास मान में देख रहे हैं ह्रास मान के अंतर्गत जो अंतराल मिलेगा वो माइनस इन्फिनिटी, ह्रास मान का अंतराल देखिए माइनस इन्फिनिटी से ये हमारा 2 मिलेगा, तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। आशा है कि आप इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कोई स्टेप में किसी समस्या हो, कोई भी स्टेप ना समझ में आया हो या किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग, और इसका आगे का भाग हम अगले सेशन में लेकर आएंगे। थैंक्स।